नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ आरंभ पर। दोस्तों, हम NCERT की क्लास 6 की इतिहास यात्रा के अब अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। यानी क्लास 6 की हम अब तक 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद एक अंतिम चैप्टर होगा जिसे हम कल समझेंगे, अध्याय 10। हमने इससे पहले के चैप्टर में यानी अध्याय 8 में पढ़ा था कि मौर्योत्तर काल के बारे में विशेषकर। उसके बाद हमने समझा था कि गांव, नगर और व्यापार के बारे में, यानी गांव और नगर में किस तरह की गतिविधियां उस समय हो रही थी, व्यापार किस तरीके से हो रहा था, किसके द्वारा हो रहा था, कुषाण वगैरह, शक या इंडो ग्रीक, इस सब के बारे में हमने समझा था उसमें। लेकिन आज के चैप्टर में हम समझेंगे नए साम्राज्य और राज्य, यानी मुख्यतः हम गुप्त साम्राज्य के बारे में इसमें जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा है और उसमें समुद्रगुप्त एक व्यक्ति उभर कर आ रहा है, उसको समझते हैं, है ना। देखिए, ये अध्याय 9 नए साम्राज्य और राज्य, इसमें हर बार की तरह वही भूमिका बनाने की कोशिश की कि किस तरीके से वहाँ पे राजा की, इसको एक नाटक होता है स्कूल में इसके में, और इसे राजा का किरदार निभाना होता है। तो ये सोच रहा होता है कि मुझे तो बस तलवार पकड़ के बैठा रहना है और ताव दिखाना है। लेकिन जब इसे पता चलता है कि इसे तलवार पकड़ के नहीं रहना है, केवल उसे बीड़ा भी बजानी है, उसे कविता व पाठ भी करना है और एक संगीतक राजा भी बनना है, तो ये सोचने लगा है राजा ऐसे काम करता है। दरअसल यहाँ समुद्रगुप्त के बारे में बात चल रही है। समुद्रगुप्त जो है इस तरीके की गतिविधियां कर रहा होगा, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? उसकी प्रशस्तियों के बारे में से पता चलता है। प्रशस्तियां क्या होती हैं? प्रशस्तियां मतलब सिंपल भाषा में आप समझो तो प्रशंसा, यानी जिसमें प्रशंसा की गई हो राजा की या उस समय के शासक की, उसे कह रहे हैं प्रशस्ति। तो इन प्रशस्तियों को कोई दूसरा छापता होगा, छपवाते हो सकता है राजा करवाते होंगे इनको, लेकिन राजा के जो चापलूस लोग होते होंगे उस समय पे वो प्रशंसा कर रहे होते होंगे, वो प्रशंसा करके छाप रहे होते होंगे, तो वही होती हैं प्रशस्तियाँ। तो उन प्रशस्तियों में कुछ बातें सच हो सकती है, कुछ बातें छोड़ी गई यानी लंबी लंबी छोड़ी गई हो सकती है, झूठ भी हो सकती हैं वो बातें। तो प्रशस्तियों के माध्यम से हमें पता चलता है गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, और उसमें भी समुद्रगुप्त के बारे में। तो ये समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने वाला था ये अरविंद, ये जो अरविंद है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। किससे पता चल रहा है यहाँ पर हमें समुद्रगुप्त के बारे में? वो बेसिकली इलाहाबाद में जो है अशोक का एक स्तंभ है, उससे पता चल रहा है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कवि था? समुद्रगुप्त दरबार में हर्षेय था, या कवि और मंत्री था ये हर्षेय। इसके द्वारा की गई थी एक काव्य के रूप में। किसकी रचना? इस अशोक स्तंभ पर जो खुदा अभिलेख है उसकी रचना। तो इसी से पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त किस तरीके का व्यक्तित्व था या किस तरीके का आदमी था, ठीक है। अब देखिए आगे समझिए, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। विशेष किस्म का अभिलेख क्यों है? क्योंकि इसमें संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें प्रशंसा की गई है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति अभिलेख को अब तक तो हम अभिलेख पढ़ रहे थे या अभिलेख कह रहे थे, यहाँ पर अभिलेख से अलग हम प्रशस्ति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रशंसा की गई है राजा की, और राजा कौन है? वो समुद्रगुप्त, इसलिए इसे विशेष अभिलेख कह रहे हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति, इसके बारे में हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, इसे जो पूर्व के चैप्टर आए थे उनमें पढ़ा था। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। यहाँ पर और ज्यादा प्रशस्तियां लिखी जा रही, वहां इक्का दुक्का प्रशस्तियां लिखी जा रही थी, लेकिन जब गुप्त काल आता है तो यहाँ प्रशस्तियों की भरमार हो जाती है, प्रशंसा खूब लिखी जा रही है यहाँ पर। तो देखो समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में समझते हैं। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? बताती ये है कि कवि जो था, कौन कवि? हर्षेय जो कवि था और मंत्री था इसके दरबार में, वो कवि। इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा और विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यानी हर्षेय ने समुद्रगुप्त की राजा, कवि और योद्धा, युद्धों को जीतने वाला, इस तरीके से उसकी प्रशंसा करते हुए वो लिखा है उसने। यहां तक कि उसने ईश्वर के बराबर बताया। किसे? समुद्रगुप्त को। यही अतिशयोक्ति होती है इनकी, जो चापलूसी में लोग लगे रहते हैं ना, उन्हीं की यही वो होती है खूबी कि वो इतना लंबा लंबा फेंक देते हैं कि पूछो ही मत। यहाँ भगवान से तुलना कर दे रहे, भगवान के बराबर बता दे रहा। किसे? समुद्रगुप्त को। तो प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया। कौन सा है? ये है प्रशस्ति। जो प्रशस्ति है ना उसका एक अंश है योद्धा समुद्रगुप्त। इसका नाम सही समझ रहे होंगे, योद्धा समुद्रगुप्त, यानी पहले ही तारीफ कर दी, योद्धा है बहुत बड़ा वो। तो जिनका शरीर युद्ध के मैदानों में कुठारों
कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यानी कि वो छलनी हो चुका है। कौन? समुद्रगुप्त। और उसका जो है कोठार लगे हैं, कुल्हाड़ी पड़ी हैं, उस पे तीर पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, खूब तलवार लगी हैं, लोहे की गदाओं से खूब गोदा गया उसका शरीर, फिर भी बड़ा सुंदर दिख रहा है। कैसी तारीफ करे जा रहा है? अरे भाई पिटा है वो, सिंपल सी बात है, लेकिन ये तारीफ कर रहा है कौन? हर्षेर। अब देखो आगे हम मानचित्र देखेंगे तो यह मानचित्र में कुछ क्षेत्र को हरे रंग में दिखाया गया है और कुछ को जो है लाल बिंदु में दिखाया गया है। तो लाल बिंदु में क्यों दिखाया गया, हरे में क्यों दिखाया गया, और कुछ बैगनी और नीले में भी मिलेंगे। तो इनका क्या मतलब है? मतलब सिंपल है, जो लाल में दिखाए गए ना, यहाँ देख लीजिए आप, ये कुछ लाल में चित्र दिखाए गए हैं, ये कुछ ये क्षेत्र जो है पिंक कलर में दिखाया गया है, ये हरे कलर में दिखाया गया है। तो बताया गया है ये वाला क्षेत्र जो पिंक कलर में दिखाया है, लाल दिख रहा है आपको हल्का सा, ये आंतरिक क्षेत्र हुआ करता था उनका। वही ये वाला क्षेत्र है जो नीले में दिख रहा है हल्का हल्का, तो ये जो है बाहरी क्षेत्र था गुप्त साम्राज्य के दौरान में। और ये जो वाला क्षेत्र है, ये हरा जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आर्यवर्त के नाम से जाना जा रहा है वहां पर। तो ये आर्यवर्त था। और ये जो छोटे छोटे लाल दिखाए गए हैं ना, यहाँ पर छोटे छोटे शासक थे, वो शासक यहाँ राज्य कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको जो है यहाँ पल्लव और चालुक्य आते हैं, तो चालुक्य इन्हें अपने अधीन कर लेते हैं, तो उनकी राजधानी दिखाई गई है कुल मिला के ये। तो यहाँ देखिए मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यानी इस क्षेत्र में, यहाँ जो दिख रहा है ना आपको हरे क्षेत्र में, यहाँ 9 अलग अलग शासक शासन कर रहे थे, लेकिन समुद्रगुप्त जब आता है तो उन समुद्रगुप्त इन शासकों को हरा करके अपने राज्य में मिला लेता है, अपने अधीन कर लेता है। तो ये बताया गया है। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ कौन सा है? यहां से जो जा रहा था दक्षिण में, वही था ना दक्षिणापथ, मैंने बताया था ना, ये दक्षिणापथ था और इधर ये उत्तरापथ जा रहा था, यहां तक जाता था बंगाल के, है ना। तो ये दक्षिणापथ पर इनमें से कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र में लाल बिंदु दिखाए गए। ये रहे लाल बिंदु। इन सब ने हारे जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। जो लाल बिंदु में, सॉरी मैं पल्लव चालुक्य बोल गया था वहां पर। तो जब ये जो राजा थे, यहाँ पर 12 राजा थे, इन 12 राजाओं ने समुद्र के सामने हार गए, उसके बाद समर्पण कर दिया कि साहब हम आपकी सेवा में समर्पित हैं। ठीक है। समुद्रगुप्त ने जब समर्पण कर दिया तो इन्हें फिर से शासन करने का अधिकार दे दिया, लेकिन अपने अधीन। तो एक तरीके से ये भी एक रणनीति होती है शासन करने की। ठीक है, खुश कर दिया, वो भी खुश हो गए होंगे मस्त, और इसकी आराम से वो मान ली अपनी सत्ता। ऐसे ही पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से दिखाया गया है। कौन से? ये जो आंतरिक घेरा जो है ये बैगनी रंग से दिखाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, कहाँ गया, हाँ ये वाला जो दिख रहा है, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ तथा संघ आते थे। इन गढ़ और संघों के बारे में हमने समझा था, ये बुद्ध और जो जैन समझ रहे थे, वहां पर गढ़ संघ के बारे में समझा था ना, बुद्ध और जैन किससे संबंधित थे? संघ से। तो वही है, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। उपहार कौन सी चीज? जो मैंने बताया था नजराना जैसे कह रहे थे हम, तो उपहार लाते थे, गिफ्ट लाते थे, नजराना जैसे कह रहे हैं। उनकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। यानी समुद्रगुप्त जो आज्ञा देता था उसका पालन करते थे और साथ के साथ उसके दरबार में आते थे जब वो बुलाता था, और उपहार लेकर आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? अगर नहीं करेंगे तो समुद्रगुप्त जो है ना कूट देगा, कूट करके इन्हें अपने राज्य में मिला लेगा। अब ये राज्य करने दे रहा है तो कम से कम राज्य तो करने दे रहा है, ठीक है, 2-4 आज्ञा मान लेंगे इसकी। ये अगर दरबार में बुलाया तो चले जाएंगे हाजिरी देने के लिए, कुछ गिफ्ट देने पड़ रहे हैं, दे रहे हैं, कम से कम राज्य तो कर पा रहे हैं। अगर नहीं ऐसा करेंगे मिला लेगा अपने में, तो इसलिए ऐसा करते रहेंगे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है, ये वाला बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। यहाँ पर हमने बताया था इससे पहले चैप्टर में ही, शक वंश, शक, कुषाण, इंडोग्रे की ये सारी बातें यहाँ पर समझा रहे थे ना आपको। तो यहाँ कौन शासन कर रहा था? शक कर रहे थे, कुषाण कर रहे थे, कण्व वंश था। ये जब हम मौर्य उत्तरकाल पढ़ रहे थे, इसमें कौन कौन आ रहा है इसमें? अब इसके बाद देखिए वंशावली के बारे में बात कही गई है। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे, जो श्रीलंका यहाँ पर ये वाला, इनके भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। यानी इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और विवाह रणनीति के माध्यम से उससे संबंध बनाए। तो अपनी पुत्रियों का विवाह किसके साथ किया?
समुद्रगुप्त के साथ कुल मिला के। इसे हम समझेंगे जब गुप्त साम्राज्य का विस्तार हो रहा होता है तो गुप्त साम्राज्य अपने विस्तार में किस तरह की नीतियां अपनाता है। उसमें विवाह नीति भी होती है एक शामिल, कि विवाह के माध्यम से अलग अलग साम्राज्यों के साथ या शासकों के साथ रिश्ते बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, है ना, और इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें समझेंगे आगे। अब देखिए साहब, वंशावली। वंशावली के पहले हमने वंश बताया था ना। वंश क्या है? एक ही ब्लड के आदमी जो है, यानी कि एक ही डीएनए के पूरा परिवार जिनका एक ही डीएनए वो वंश। ऐसे ही वंशावली चल रही होगी कि पहले परदादा, फिर दादा, फिर पिता का बेटा, फिर बेटा, ऐसे राज्य करते हुए आ रहे होंगे, तो उसे हम वंशावली कह रहे हैं। तो अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। तो प्रशंसा की गई है, स्वाभाविक बात है। तो प्रशंसा की जा रही होगी तो उसमें प्रशंसा कंपैरिजन भी कर रहे होंगे। जो प्रशंसा कर रहा है वो कह रहा होगा समुद्रगुप्त अपने दादा से भी ज्यादा खतरनाक थे, अपने पिता से भी ज्यादा बड़े योद्धा थे। इस तरीके से बातें हो रही होंगी, तो उससे हमें इनके बारे में पता चल रहा होगा, अच्छा ये दादा थे, अच्छा ये पिता थे, अच्छा ये इनका बेटा है, अच्छा ये इनके चाचा थे। तो ये वंश भी पता चल रहा है, वंशावली भी पता चल रही है प्रशस्तियों से। तो यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा के पिता। तो पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी मां कुमार देवी, ये आपको याद रखना, नाम अगर पूछ लिया जाए कहीं तो समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था। वैसे तो यूपीएससी में नहीं पूछेगा, कोई ऐसे ही आपसे पूछ ले तब के लिए कि उनकी माता का नाम क्या था समुद्रगुप्त की, कुमार देवी। वो किससे संबंधित थी? लिच्छवीगढ़ से थी संबंधित। और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो यहां समझ में आ रहा है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना की थी साहब चंद्रगुप्त ने। और चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से भी जानते हैं ना, जिन्होंने महाराजा धीराज की जैसी उपाधि धारण की थी। किन्होंने? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। बड़ी उपाधि है ये एक तरीके से। समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की। अभी समुद्रगुप्त भी धारण कर रहा है। अब यहां पता चल रहा होगा या प्रशस्ति में कह रहे होंगे कि समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है, ठीक वैसे ही धारण की है जैसे इनके पिताजी ने धारण की थी। तो यहां से समझ में आ गया साहब, ठीक है। अब साहब देखिए, उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख मिलता है। यानी कि उनके जो दादा थे, परदादा थे, उनका भी किस में उल्लेख मिल रहा है? महाराज के रूप में मिल रहा है, महाराज लिखा हुआ है। इससे यह आभास मिलता है। अब इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि धीरे धीरे जो ये वंश था, गुप्त वंश, इसका प्रभाव बढ़ता गया होगा, महत्व बढ़ता गया होगा कुल मिला के। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, पहले कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी, और दूसरे कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कुछ और ये बेटा किसके हैं? बेटा है साहब समुद्रगुप्त के। द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक शक शासक को परास्त किया था। शक यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिम में जो है यहाँ पर कर रहे थे ना शासन, शक शासक, तो उनका जो अंतिम शासक था उसको परास्त किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और अंतिम शासक का परास्त करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया होगा। ये आपको क्लियर बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए साहब, बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। अब किनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था? समुद्रगुप्त का। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। ठीक है साहब। अब देखिए विक्रम संवत, ये विक्रम संवत हम जो है हिंदू कैलेंडर जो है विक्रम संवत के नाम से जानाता है। कई तिथियां जो है आज भी जब ट्रेडिशनल उसमें पारंपरिक उसमें देखेंगे आप तो विक्रम संवत के रूप में लिखी जाती है। तो विक्रम संवत आया कैसे? तो विक्रम संवत को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। इससे जोड़ा जाता है कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा यानी कि समुद्रगुप्त का जो बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शकों पर क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। तो उस विजय की उपलक्ष्य में, विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय नाम सिंपल था, चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन जब वो शक को हरा दिया, शकों को, तो उसके बाद ये संवत को जो है इन्होंने स्थापना की और साथ ही साथ विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। अब नाम क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। तो इस तरीके से विक्रम संवत निकल के आता है। अब देखिए साहब, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित।
अब ये हर्षवर्धन कौन थे? हर्षचरित से इनकी जो है बारे में जानकारी मिल रही है। तो जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, साथ ही साथ प्रशस्तियों से भी पता चल रहा है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। तो हर्षचरित जो है वो हर्षवर्धन की जीवनी है, उसकी जीवन के बारे में लिखा गया है इसमें। किसके बारे में? हर्षचरित में। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। 1400 साल पहले शासन किया था और क्या किया था? उनके दरबार कवि बाणभट्ट थे। इन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी, जिसे हम हर्षचरित के नाम से जान रहे हैं। बाणभट्ट ने लिखी है, ठीक है। और ये बाणभट्ट कौन थे? ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अब दरबारी कवि हैं तो स्वाभाविक बात है ये जो है राजा के बारे में खूब बड़ा चढ़ाकर भी लिखेंगे, खूब जो है जितनी अतिशयोक्ति हो सकती है वो करेंगे जो है। तो बाणभट्ट ने भी ऐसा ही किया। तो इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया है। तो स्वाभाविक बात है अब जीवनी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सारी बातें लिखेगा ही वो। तो चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग, तो ह्वेन त्सांग जो है काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। तो ह्वेनसांग जो आते हैं उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया है। तो हमें जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो उसमें हमने 2-3 स्रोत बताए थे पहले। अब एक स्रोत और जोड़ लीजिए आप जो है। पहले बताया था हमने, क्या बताया था कि साहब लिखित साक्ष्य मिले लिखित कुछ साक्ष्य मिले, जैसे पुस्तक वगैरह, तो उससे पता चलता है। जैसे पांडुलिपि हो गई उससे पता चलता है। पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं उससे पता चलता है साहब। साथ के साथ जो विदेशी यात्री होते हैं वो आते हैं जो विवरण देते हैं उनके माध्यम से भी पता चलता है। जैसे हम जब मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे तो मौर्य काल में जो है एक क्या कहते हैं मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, उससे पता चल रहा था हमें, है ना। तो वो विदेशी यात्री था। तो ऐसे ही विदेशी यात्री है, चीनी तीर्थयात्री है ये ह्वेनसांग। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता एवं बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। पहले क्या बना? ये थानेसर का राजा बना। उसके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, किसने? बहनोई को। ये हम सारी बातें विस्तार में पढ़ेंगे कि बंगाल पे कैसे जो है बंगाल के शासकों के साथ इनका कैसे संघर्ष हो रहा है, क्या परिस्थितियां हैं, किस तरीके से अपनी ये नीति अपना रहे हैं। तो ये सारी बातें आगे समझेंगे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि उनके बहनोई का ही है ना, तो कर लिया अपने अधीन साहब। और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। क्यों कर दिया? अपने बहनोई की जो है बदला लेने के लिए, मृत्यु का। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उनकी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। तो इसका मतलब इसने बंगाल जीत लिया, मगध जीत लिया, और इन्हें जीतने के बाद उसे उतनी सफलता मिल रही है कि बाकी जगह जो इसने अपने अभियान किए वहां उस तरह की सफलता इसे नहीं मिलती है। ठीक है, किसको? हर्षवर्धन को। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया और दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, यानी महाराष्ट्र वाले इलाके में, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ये पुलकेशिन द्वितीय जो है हम जब पढ़ेंगे अलग से जो है दक्षिण भारत में जो है कौन से वंश थे, जैसे चालुक्य हो गए, पल्लव हो गए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ समझेंगे पुलकेशिन द्वितीय कौन था पूरी तरीके से। तो ये पुलकेशिन द्वितीय ऐसे रोक देता है, इसका टकराव होता है ना। अब देखिए साहब आगे, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां, तो यानी इधर भी प्रशस्तियां छप रही हैं, इधर भी प्रशंसाएं छापी जा रही हैं, तो इनसे पता चल रहा है। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। महत्वपूर्ण थे, साथ के साथ ये ताकतवर भी थे। यहाँ पर ये कई आसपास के अपने जो भी इलाके के छोटे छोटे शासक थे ना, उनको पराजित करके उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं ये दोनों, चालुक्य और पल्लव। तो इनकी राजधानी, पल्लवों की राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी थी साहब कांचीपुरम। याद रखना आप जो बात कि पल्लवों की राज्य की राजधानी क्या थी? वो कांचीपुरम थी। और उसके आसपास के क्षेत्र लेकर, यानी कि क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी से डेल्टा तक फैला था इनका। जबकि चालुक्य जो थे वो राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था इनका। किनका? चालुक्यों का। और पल्लवों का कहां तक था? ये जो है कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। कहां से? कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर। अब चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यहाँ पल्लवों की राजधानी आपको पता चल रही है क्या है? कांचीपुरम। और चालुक्यों की राजधानी क्या है? ऐहोल है वो। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र बन गया जहां कई मंदिर थे।
पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। अब जब ये एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये युद्ध भी आपस में लड़ेंगे। दक्षिण की जो है ये दक्षिण भारत की बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां, ताकतवर शक्तियां, तो ये आपस में लड़ेंगी, तो आपस में लड़ेंगी तो उनको भी समझेंगे। तो मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। राजधानी को क्यों बनाया जा रहा है? समृद्ध है तो यहाँ से ज़्यादा धन मिल सकता है, और राजधानी को अगर जीत लिया तो स्वाभाविक रूप से जो है राजा भी कमजोर पड़ जाएगा, सेना भी कमजोर पड़ जाएगा, उसको अपने कब्जे में कर लिया जाएगा। तो इसलिए राजधानियों को बनाया जा रहा होगा, राजधानी से ज़्यादा धन मिलने की आशंका होगी। ऐसे ही पुलकेशिन द्वितीय जो था सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। ये अपने पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य साम्राज्य का काफ़ी विस्तार करता है, उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि, अब इसका दरबारी कौन है, किसका? पुलकेशिन द्वितीय का, यह है रवि कीर्ति। और यहाँ पर हमने जो पढ़ा था हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। और उससे पहले हमने जो क्या नाम है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, उसका नाम आप कमेंट में बताइए, हमने शुरू में ही बताया है ना। अब जो है इसका दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है, क्या पता चल रहा है साहब, इनके इसमें जो उनके पूर्वज थे खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। किसमें? ये रवि कीर्ति इनकी प्रशस्ति लिखता है, इनकी प्रशंसा के बारे में लिखता है, तो उस प्रशस्तियों से पता चल रहा है इनकी 4 पीढ़ियों के बारे में। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। किससे राज्य मिला था? चाचा से, पापा से नहीं, दादा से नहीं, चाचा से जो है अपना राज्य मिल रहा है। तो रवि कीर्ति के अनुसार, रवि कीर्ति कौन? उसका दरबारी कवि, उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। पूर्व में भी चला रहा है वो, पश्चिम में भी चला रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। बताया ही साहब हमने, आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ था आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, आनंद अब दुखी हो गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। बताइए साहब, ये आपस में जब एक दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण कर रहे हैं तो लड़ेंगे साहब, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। शरण ले रहे हैं, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ये जीत लिया बेशक, पर ज्यादा दिनों तक इनकी जीत टिक नहीं पाई। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। दुर्बल हो रहे हैं तो पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंश आते हैं। जो राष्ट्रकूट और चोल वंश आते हैं वो इन्हें लड़कर के समाप्त कर देते हैं, इन्हें जीत लेते हैं। इनके बारे में हम जो आगे की क्लास पढ़ेंगे उनमें समझेंगे, है ना। अब देखिए साहब, आगे देखिए, आगे इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। यहाँ पर हल्का हल्का समझ रहे हैं हम, ज्यादा नहीं जो जा रहे हैं, जिस तरीके से एनसीईआरटी बता रहा है उसी तरीके से जा रहे हैं। तो ये मत समझना कि अरे इसमें है ही क्या है। एनसीईआरटी बेसिक है, एनसीईआरटी बेसिक है तो आपके फाउंडेशन को तैयार करेगी वो, और तैयार करेगी तो सरल तरीके से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। सारा कुछ एक साथ भंडार दे देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, आपके भी दिमाग में हौच पौच हो जाएगी और याद रखने में चीजें उतनी कठिनाई आपको महसूस करनी पड़ेगी। तो इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। ठीक है, राजाओं के लिए जो भूमि कर जो था, यानी कि जो लैंड टैक्स है, वो सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। अब ये भूमि कर वसूल रहे जैसे पहले के राजा थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजा उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैनिक शक्ति रखने वाले लोगों को समर्थन जुटाने के लिए कदम उठाए। यानी कि कुछ लोग थे तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो राजनीतिक शक्ति थी उनके पास में, सैन्य शक्ति थी उनके पास में, और जो है सामाजिक और आर्थिक शक्ति थी। तो ऐसे लोगों को ये अपने अधीन करना चाहते थे, उनसे संपर्क बनाए रखना चाहते थे ताकि लड़ाई में हम उनका साथ दें। ऐसे ही जब ये जो लोग हैं ये आगे चल के हम इन्हें सामंत के रूप में पढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद थे। ये डबल हो गया, हाँ, आनुवंशिक बन गए जो, और हम इसे पढ़ रहे थे वो कौन सा, जो गांव का प्रमुख होता था, ग्राम भोजक, पढ़ा था ना हमने ग्राम भोजक के बारे में। तो ग्राम भोजक आनुवंशिक पद हो गया था। ऐसे ही यहाँ पर तो बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हर्षेड जो है अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है हर्षेड कौन था। तो हर्षेड जो है एक कवि था जो महादंड नायक बना था।
कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेण एक महादंडनायक होने के साथ साथ एक कुमारा मात्य भी था, और ये एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो इसके पास इस तरीके से 3 पद हैं। ठीक है, संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था, आज भी है, उस समय भी होगा, जो प्रमुख व्यक्ति होगा उसका बोलबाला होगा ही। इसमें इनमें जो है नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना नगर श्रेष्ठी किसे कहते हैं, नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। सार्थवाह कैसे कह रहे हैं, यहाँ पर व्यापारियों के काफले का नेता जो होता था, लीडर जो होता था, उसे सार्थवाह के रूप में जाना जा रहा है। प्रथम कुलिक का मतलब है साहब शिल्पकार तथा कायस्थों का प्रधान के रूप में जो लोग होते थे उसे कह रहे हैं साहब प्रथम कुलिक। तो आपके पास ये 3 नाम हो गए, एक ये नाम हो गया, एक नगर श्रेष्ठी हो गया, और एक हो गया आपके पास सार्थवाह। इन तीनों नामों को याद रखिएगा, इनका मतलब क्या होता है याद रखिएगा। पीटी में जो है डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या सही सुमेलित कीजिए, इस तरीके से पूछ ले जाते हैं। फिर नीचे ऑप्शन दे दिया जाता है केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, वो वाला उसमें बहुत फायदेमंद देंगे आपको ये। तो इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते। यानी जो महत्वपूर्ण लोग थे, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रखते थे, राजा उनसे संपर्क बना रख रहा है ना, उनसे समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो महत्वपूर्ण जो प्रभावी व्यक्ति, इनका इतना प्रभाव बढ़ जाता था, इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि ये अलग से अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। तो ऐसे ही हमने जो शक कुषाण वगैरह पढ़ रहे हैं, या हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुप्त साम्राज्य बेसिकली कौन थे, ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। तो कुषाणों के सामंत होकर के ये जो एक नया वंश साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। ऐसे ही हम जो है जब शुंग वंश के बारे में पढ़ रहे थे, तो पुष्यमित्र शुंग था, वो कौन था, वो जो है मौर्यों का जो है सेनापति था। तो वो प्रभावशाली होता गया, तो उसने अपना अलग राज्य स्थापित कर लिए। तो एक नए प्रकार की सेना, अब नए प्रकार की सेना क्या है, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी रहते थे, रथ रहते थे, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। जो मैं बता रहा था ना सामंत टाइप से, वही एक तरीके से इन्हें सामंत समझो। सामंत क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा इनको। तो ये सामंत को फिलहाल इतना ही समझिए कि प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे, जो शक्तिशाली हुआ करते थे। तो ये समय पड़ने पर क्या करते थे, राजा को सैन्य सहायता दिया करते थे। ये भी अपने पास छोटी मोटी सेना रखते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ को भूमि दान दिया जाता था कि साहब इसे भूमि दान में दे दी, ले इस पे तू राज्य कर, यहाँ से कर उठा, टैक्स उठा, जो भी करना है, फसल होगा। तो दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। कौन कहलाते थे, सामंत कहलाते थे। और यही सामंत जो है आगे चल के बहुत और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो फिर ये अलग से अपना राज्य स्थापित करते हैं। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जहां हल्का सा लगा कि राजा कमजोर पड़ रहा है, दे चपेट मार करके उसका राज्य हटा के अपना जो राज्य स्थापित कर लेते थे। मतलब इस तरीके का होता था ये सामंत जो है। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, जैसे सभाओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, वैदिक युग में भी पढ़े थे, उसके आगे भी पढ़ रहे हैं। सभाओं में जो है लोग मिलजुल करके क्या कर रहे होते थे, चर्चा करते थे, शांति और युद्ध की नीति बनाते थे, और किसके साथ शांति करनी चाहिए, किसके साथ युद्ध करना चाहिए, सारी बातें तय करते थे। उसी में वो जो है सरदार को भी चुनते थे। और सरदार किसको चुनते थे, जो कुशल योद्धा हो उसे चुनते थे। तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली है। किसकी चर्चा मिली है, स्थानीय सभाओं की। तो आपके लिए यहां याद रखना है कि स्थानीय सभाओं की चर्चा किससे मिलती है, वो पल्लवों के अभिलेखों से मिल रही है। कहां पर, दक्षिण में। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे कहते थे साहब सभा। ब्राह्मण भूस्वामी का जो संगठन होता था उसे सभा के नाम से जान रहे हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए, किसके जरिए, उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम और सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम करती थी। कौन, सभाएं। और सभाएं किसके द्वारा कर रही हैं, वो कर रही हैं साहब उप समितियों के माध्यम से। क्या कर रही है वो, सिंचाई, सड़क निर्माण, खेतीबाड़ी, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि। जिन इलाकों के भूमि स्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां
उर नामक ग्राम सभा के नाम से, किसके नाम से? उर नामक, जो ब्राह्मण भूस्वामी होते थे, यानी जो भूस्वामी है जो ब्राह्मण जाति से हुआ करते थे या ब्राह्मण वर्ण से हुआ करते थे, उनकी सभा को जो है सभा कह रहे हैं। लेकिन जो भूस्वामी ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, गैर जाति या गैर वर्ण के हुआ करते थे, उनकी सभा को और नामक ग्राम सभा के नाम से जान रहे हैं। ये नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। यहीं पर समझ लिया आप, नगरम कौन होता था? नगरम व्यापारियों का एक संगठन हुआ करता था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। सही बात है, किसी भी सभा समिति में जो ज्यादा पैसा देगा, ज्यादा लगाएगा, उसका नियंत्रण होगा। आज भी ऐसी व्यवस्था है, आज भी अंतर्राष्ट्रीय उसमें देखेंगे तो उसमें भी है, यूएन में जो है पैसा, यूएन है या WTO है या WHO है, इस तरीके के संगठन है तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन। लेकिन इनमें जो ज्यादा पैसा देता है, ज्यादा खर्चा करता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। तो अमेरिका इसका भरपूर लाभ उठाता है ना। तो बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही, यानी कि 100 साल तक काम करती रही है वो जो है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये काफी प्रभावशाली और शक्तिशाली होती होंगी। तो उस जमाने के आम लोग के बारे में पढ़ रहे हैं अब, किस तरीके के आम लोग रह रहे थे वहां पर, किस तरीके की उनकी जीवन शैली थी। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। ये नाटक और अन्य स्रोतों से ही क्यों मिल रही है, मुख्य स्रोतों से क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आम लोग थोड़ी ना लिख रहे होंगे, राजा लिखवा रहे हैं, राजा गुदवा रहे हैं। ये तो अपने अभिलेख नहीं छपवा रहे, ना कोई किताब लिख रहे हैं अपनी, कोई लिख दिया तो उसके बारे में पता चल रहा है। तो इनके बारे में तो राजा नहीं लिखवाएगा कि फलाने सिंह कैसे रह रहे हैं, फलाने गांव में लोग कैसे रह रहे हैं, बल्कि अपनी प्रशंसा करवाएगा, जो अपने काम कर रहा है उनके बारे में लिखवाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत झलक कहाँ से मिल रही? नाटक, नुक्कड़ नाटक कर रहे होते होंगे ये लोग, कुछ किसी ने लिख दिया कहानी या शायरी, तो वहां से पता चल रहा है। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास किसके बारे में प्रसिद्ध हैं? वो जो है राज दरबार के जीवन के लिए चित्रण कर रहे हैं वो। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। तो संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो संस्कृत बोल रहा होगा वो कौन, किस धर्म से होगा? वो मुख्यतः ब्राह्मण धर्म से होगा, है ना। जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। किसकी? शकुंतला नाम की एक युवती और दुष्यंत नाम का एक राजा, इन दोनों की प्रेम कहानी पर एक नाटक लिख रहे हैं वो शाकुंतलम। ठीक है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो मछुआरे के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि राज्य जो किस तरीके से दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार करता था उस समय के आम लोगों के साथ में। तो मछुआरों के साथ जो है दिखाई गई, किसके द्वारा? राज्य कर्मचारियों के द्वारा। ऐसे ही चीनी यात्री एक आता है फाइयान जो है, ये है यहाँ उन लोगों की दुर्गति पर भी ये ध्यान देता है जिन्हें ऊंचे तथा शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। तो जब ये चीनी यात्री आ रहा है और देख रहा है, तो देख रहा है कि यहाँ पर जो ऊंचे और क्या कहते हैं शक्तिशाली लोग थे वो जो है दुर्गति कर रहे हैं, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। ठीक है। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यानी कि इनके हाथ में एक लकड़ी या डंडा होता था और जब ये चलते थे तो जमीन पर ऐसे बजा बजा करके चलते थे, टक 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 की आवाज करते हुए चलते थे, जिससे बाजार या किसी जिस जगह पे जा रहे हैं वहां के लोग सावधान हो जाएं कि साहब अछूत आ रहा है, इससे दूर रहना है, कहीं ये हमसे टच ना हो जाए या इसकी अपने हमारे ऊपर परछाई ना पड़ जाए। इस तरीके की व्यवस्था वहां पर है। तो इसलिए उसको मतलब वो अपनी मर्जी से तो डंडा बजा के नहीं चल रहा होगा, इसको आदेश दिया गया होगा, उससे कहा गया होगा जब भी तू निकले तो तेरा आने का पता चल जाना चाहिए सबको, ताकि तू किसी से टकराए ना या तुझसे कोई टकरा ना सके। सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार की संपर्क से बचाते थे। ठीक है। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो इस तरीके से हम जो है आम लोगों के बारे में जान रहे हैं उन समय के। अब देखिए साहब, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, कहानी है बस छोटी सी। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली है। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट दी थी। शकुंतला जो अभी हम जो है पढ़ रहे थे जो है शाकुंतलम के बारे में, तो वही शकुंतला है ये।
पर दुर्घटनावश एक उसे मछली निकल गई। मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। किसने? द्वारपाल ने। अरे तू मतलब इतनी कीमती अंगूठी तेरे पास आई कैसे? अब कह रहा है सब मछली निकल गई, वो तू जो है चोरी करके ले गया होगा इसको, है ना। और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। ये तो इस पे चोरी का अंजाम लगा रहे हैं, लेकिन राजा खुश हुए। राजा क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेमिका को अंगूठी दी थी और वो वापस मिल रही है, तो खुश हो गई। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो यहां बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार जैसी भी व्यवस्था थी, है ना। अब देखिए साहब आगे राजा की सेना। राजा की सेना के बारे में आप चाहो तो इसे ऐसे ही पढ़ लीजिए, कुछ नहीं, ये सारी बातें हम बता ही चुके हैं ना, सारा कुछ बता चुके हैं, तो इसे पढ़ लीजिए। और अब देखिए अंत में हम जो है कल पढ़ेंगे जो अध्याय 10, और ये हमारा अंतिम चैप्टर होगा क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो है अंतिम चैप्टर होगा। और इसमें हम जानेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबों के बारे में। यानी मुख्यतः हम जो है आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा पढ़ेंगे यहाँ पर, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको पढ़ना ही चाहिए, इसके बारे में जानना ही चाहिए, किस तरीके से यहाँ पर मंदिर निर्माण शैली है या जो है स्तूप निर्माण शैली है, मूर्तियाँ किस तरीके से बन रही हैं, उनसे किस तरीके की बातें पता चल रही हैं। तो आपका इससे जो है आर्ट एंड कल्चर का जो है पार्ट कवर होगा। चलिए मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, यानी कि अध्याय 10 में। तब तक के लिए नमस्कार।